हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग को फिर से अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का क्लास क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। दोस्तों, यह हम लोग का लेक्चर नंबर 6वां होगा। लेक्चर नंबर 6 है जो इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था का क्लास चल रहा है, जिसमें जो हमारा टॉपिक्स है, जो टॉपिक का नाम है संविधान सभा और संविधान निर्माण। यानी संविधान निर्माण की सभी प्रक्रिया के बारे में हम लोग इस चैनल के माध्यम से अवगत हो रहे हैं और संविधान सभा का क्या भूमिका था, क्या रोल था संविधान निर्माण में, इन सभी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमें भारतीय होने के लिए और एक स्टूडेंट के नाते हमें जो जितना भी जो एक कंप्लीट कंटेंट होना चाहिए, जो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं यहाँ से जो पूछा भी गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं फिर से। हमारा संविधान निर्माण का जो लेक्चर नंबर 3 है, जो टोटल लेक्चर नंबर 6 है, लेकिन जो संविधान निर्माण का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास एक थॉट के साथ कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी न है जिसका कोई समाधान नहीं है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। दोस्तों, इस कथन को मैंने क्यों बोला? हम लोग एक स्टूडेंट है, आप क्या एक स्टूडेंट है, और आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वो आपको पता है। आपका टारगेट क्या है कि आपको सरकारी नौकरी हासिल करने का, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में हो, टीचर से हो, या आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली दरोगा, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? सरकारी नौकरी हासिल करना। या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य ऐसे ही हासिल नहीं, उसके लिए कठिन परिश्रम और लगातार। ऐसा नहीं कि कठिन परिश्रम एक दिन में हम 16 घंटा 18 घंटा पढ़ लिए और अगले 2 दिन 3 दिन हम नहीं पढ़ पा रहे। तो कंटिन्यूटी जो है, लगातार हमारे सफल होने में अहम भूमिका निभाता है। साथ में एक सही कंटेंट, सही मार्गदर्शक से, सही रास्ते से अगर आप अपने मंजिल को बढ़ रहे तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। यह बात सत्य है। लेकिन अगर आप भटक जाएंगे तो आप नहीं हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरा विचार था, जो आप लोग भी जानते हैं, अभी यहां तक पहुंचे हैं तो लगातार परिश्रम, कठिन परिश्रम के वजह से ही जहां तक आप लोग पहुंच चुके, और आगे भी कैसे पहुंचेंगे, तो आज वर्तमान में आप मेहनत करेंगे तो भविष्य आपका उज्जवल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का हमारा क्लास चल रहा है, जिसके अंदर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हम लोग का जो लेक्चर चल रहा है वो है हमारा संविधान सभा। ठीक है, हमारा संविधान सभा और संविधान निर्माण, ये हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, और ये दोनों का जो लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 3। तो जो भी इस चैनल पे या इस क्लास में पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो रिक्वेस्ट है, या आप अपने सही कंटेंट को एक क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो जो है देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू वॉच प्रीवियस वीडियो। ठीक है ना, प्रीवियस क्लास, बिकॉज ऑफ जब आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, तो जो आपका एक जो नोट्स है कंप्लीट, यानी अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएगी। ठीक है,
तो आज फिर से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता भी है और ये पूछा भी गया है कि जो हमारा भारत का जो संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू की तिथि क्या है, संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तो संविधान जो लागू हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ही जो भारत हमारा देश है वह एक गणतंत्र राज्य के रूप में बना, गणतंत्र बना। कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को क्या बना, तो गणतंत्र राज्य बना, ठीक है। गणतंत्र राज्य कब बना, तो वह बना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू की जो तिथि है वह है 26 जनवरी 1950 और गणतंत्र राज्य बनने की भी जो तिथि है वह है 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं और यह मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिया हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो भारत का जो मूल संविधान यानी जब निर्माण हुआ था उसमें और अभी में कुछ परिवर्तन हुआ था। तो क्या परिवर्तन, मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कुछ परिवर्तन है, उस परिवर्तन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, अच्छी तरह से पता है, फिर भी जस्ट आप इसको नोट्स बना लेंगे और सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो मूल संविधान के अंदर क्या था, प्रस्तावना था। क्या था, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कितनी थी, एक है। तो आज भी वर्तमान में भी जो प्रस्तावना की संख्या कितनी है, एक है। वर्तमान में भी प्रस्तावना कितनी है, एक है। हाँ, उसके शब्दों में कुछ शब्द जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन जो प्रस्तावना है एक ही है, ठीक है। उसके बाद मूल संविधान में जो अनुच्छेद थी, बार बार पूछा गया है कि मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, तो अनुच्छेद थी दोस्तों 395। कितना था, 395। और वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो लगभग जो अनुच्छेद की संख्या है वर्तमान में वो है दोस्तों लगभग आपका 470। लगभग कितना है, 470, ठीक है। उसके बाद हम मूल संविधान में भाग की बात करते हैं कि मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में कितने भाग थे, तो उस समय थे 22 भाग, ठीक है। और वर्तमान में भाग कितने हैं, तो 25 है। वर्तमान में भाग कितने, संविधान में कितने भाग है, तो 25 है। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुसूची की बात करते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थी, कितने अनुसूची थी। तो दोस्तों जो मूल संविधान में अनुसूची जो थी वह थे 12। कितने थे, 12। और वर्तमान में भी कितना है, 12। हेलो दोस्तों, यहाँ पे गलती क्या हो गया, गलती क्या है किसको मैं सुधार रहा हूं। जो मूल संविधान में जो अनुसूची की संख्या जो थी दोस्तों वो थी 8। कितनी थी, 8। और वर्तमान में जो अनुसूची की जो संख्या है दोस्तों वो है आपका 12। कितना है, 12। तो देखिए मूल संविधान में यहां से क्या क्या पूछने जाने वाली समान है, प्रस्तावना एक ही है जो नहीं पूछा अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद कितना था मूल संविधान में, था 395। कितना था, 395। कितने अनुच्छेद थे, 395। और वर्तमान में कितने हैं, तो 470। मूल संविधान में कितने भाग थे, 22। वर्तमान संविधान में कितने भाग है, 25। मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, 8। वर्तमान में कितने अनुसूची है, 12। समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं, वो कहां पहुंचे, देखिए संविधान निर्माण में लगा समय। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, आपको पता है संविधान निर्माण में लगा समय, निर्माण में लगा समय यानी कितना समय लगा, आपको पता है कि लगा 2 बरस। कितना लगा, 2 बरस 11 माह 2 बरस 11 माह और
18 दिन, ठीक है। तो कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष लगा, 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, कब हुई थी, संविधान सभा की, संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात कर रहा हूं। अंतिम बैठक कब हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। देखिए संविधान निर्माण, जो संविधान का जो निर्माण किया गया वो संविधान सभा के द्वारा ही किया गया है। आपको यह क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछता है कि संविधान निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। और जब 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक हुई तो उस दिन क्या हुआ, संविधान सभा जो है वो भंग हो गया। क्या हो गया, भंग हो गया। लेकिन यह संविधान सभा अंतिम संसद के रूप में काम करते रहा, ठीक है। अंतिम संसद के रूप में यह काम करते रहा। देखिए अब यहां समझना कि अंतिम संसद के रूप में कहने का मतलब क्या है। अंतिम संसद के रूप में क्या है कि संसद का मतलब क्या समझते, जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो संसद का निर्माण है वो किसके किसके द्वारा है। तो देखिए संसद में आपके आते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, फिर आते हैं आपका निम्न सदन यानी लोकसभा, ठीक है, और फिर आते हैं आप राज्यसभा, ठीक है। यहां तक आपको पता होना चाहिए जो संसद के अंदर कितने हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों मिलकर क्या बनता है, संसद बनता है। और जैसा आपको पता है कि जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किसके अंदर हो रहा है, वो किसके अंदर हो रहा है, तो हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। जो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा को ही बोला जाता है लोअर हाउस। क्या बोला जाता है, लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस यानी निम्न सदन। क्या बोला जाता है, निम्न सदन यानी लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपर हाउस। क्या बोलते हैं, अपर हाउस, जिसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं, उच्च सदन, ठीक है। जो लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, जो लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसकी चुनाव भारत में प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जिसमें डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि भारत के जनता के द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा के जो सदस्य को जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए जनता का हाउस भी कहा जाता है, लोकसभा को जनता का घर भी कहा जाता है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, जो हर राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा राज्यसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। समझ में आ गया। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि जो संसद है वो कानून निर्माण करता है, कानून बनाता है, जिसमें लोकसभा आता है, राज्यसभा होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति होते हैं। तो जो लोकसभा के जो सदस्य की जो नियुक्ति होती है वह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जिसमें जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। जबकि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उसको जनता नहीं चुनता है, उसको जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही उसको चुनता है, जैसे कि विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। और राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता का भागीदारी नहीं है उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं, जहां पे जनता का भागीदारी है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। समझ में आ गया। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते बढ़ते संविधान सभा से संविधान निर्माण में एक नाम आता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। अब इनके बारे में समझते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते। देखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के सुलेखक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भारतीय संविधान के सुलेखक
सुलेखक थे। कौन थे? सुलेखक थे। सुलेखक का अर्थ होता है लिखना, अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में लिखना। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के सुलेखक कहते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो मूल संविधान के जो हिंदी संस्करण के सुलेखन के कला किसके कहा जाता है? तो एक वसंत कृष्ण वैद्य है। देखिए एक और नाम आता है वसंत कृष्ण वैद्य। देखो व्यक्ति का नाम है, घबराना नहीं। देखो ये जो नाम है वो है व्यक्ति का नाम है। क्या नाम है? तो इनका नाम है वसंत कृष्ण वैद्य। क्या नाम है? वसंत कृष्ण वैद्य, जो मूल संविधान के हिंदी संस्करण को लिखे थे। कौन लिखे थे? मूल संविधान। ठीक है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण। ठीक है, तो कौन है? वसंत कृष्ण वैद्य। डन। आगे बढ़ते हैं। समझना, देखो एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना, इसको नोट्स बना लेना और इसको बार बार याद करना। आप एक बार में किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यहां से पुलिस, दरोगा और यहां तक कि आपको स्टेट पीसीएस में मदद करेगा, कोई डाउट नहीं है। इस कंटेंट को एक बार समझ लोगे, आपको किसी भी परीक्षा में, किसी भी लेवल के परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यूट्यूब चैनल में पहली बार आपको क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक रूप से एक के बाद एक क्लास कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज यहां का क्लास कहीं और क्लास कल मिलेगा, नहीं, एक के बाद एक क्लास मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं संविधान सभा में निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया थी। देखिए निर्णय की बात करेंगे, कौन सा निर्णय की बात करते हैं? संविधान सभा में, संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो निर्णय कैसे लिया जाता था? तो निर्णय लिया जाता था दो तरीकों से। कितने तरीकों से? दो तरीके से। एक था सहमति से निर्णय, सहमति से निर्णय। ठीक है, और जो दूसरा है वो आपका समायोजन का सिद्धांत से, समायोजन का सिद्धांत से। किसे? समायोजन के सिद्धांत से। समझ में आ गया? देखो यहां पे नोट करके लिख लेना कि संविधान सभा में मत विभाजन के आधार पर किसी प्रावधान को स्वीकार नहीं किया गया था। तो मत विभाजन संविधान सभा में स्वीकार नहीं था। ठीक है, तो संविधान सभा में मत विभाजन के आधार पर किसी प्रावधान को स्वीकार नहीं किया गया था। समझ में आ गया? तो देखो जो संविधान सभा में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो दो तरीकों से लिया जाता था, सहमति से और समायोजन से। सहमति से और समायोजन से, जबकि विभाजन के आधार पर मत विभाजन नहीं था, मत का विभाजन नहीं था। संविधान सभा में क्या था? मत का विभाजन नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी क्लास को हम लोग बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ते हैं। संविधान की विशेषता पढ़ेंगे और संविधान की विशेषता के बाद जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं जो यहाँ पे चर्चा करूंगा वो आप लोग समझना कि हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे संविधान की विशेषता के बारे में। जो भारत की जो संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना, इसको नोट्स बना लेना और इसी नोट से आपका फैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक्चुअल होता क्या है दोस्तों कि बच्चे लोग सही से तैयारी नहीं करेंगे, बोलेंगे कि कोई घोर को पिला दो और मैं एग्जाम में जाऊंगा और पास कर दूंगा। बाबू ऐसा ना पहले पॉसिबल था जब मैं तैयारी कर रहा था, न अभी पॉसिबल है, न आने वाले समय रहेगा। जब आपकी तैयारी अगर सिस्टमेटिक रूप से हो चुका रहेगा ना तो आप उसको रिवीजन करके और एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। एक सिंपल सा तरीका और आसान तरीका यही है। ऐसा नहीं
कि कहीं हम कहीं से अचानक तैयारी करके नहीं आप क्या बोलते हैं कि आप क्रैक कर सकते। समझ में आ शुरू करते हैं संविधान की विशेषता। ठीक है, संविधान की विशेषता क्या है? तो भारत का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित संविधान है। तो पहला विशेषता क्या है कि लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है दोस्तों? वह लिखित संविधान है। लिखित संविधान है और लिखित संविधान को ही निर्मित संविधान भी कहते हैं। निर्मित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान को क्या कहते हैं? निर्मित संविधान कहते हैं। ठीक है, और भारत में लिखित संविधान की अवधारणा कहां से मिला है? तो लिख लीजिए इसको कि भारत में, ए बाबू ध्यान से लिखो, हल्ला मत करो। भारत में लिखित संविधान की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त की है। तो आज आपको यह भी पता चला कि जो भारत में जो लिखित संविधान है उसकी अवधारणा कहां से प्राप्त किया है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का संविधान क्या है? तो लिखित संविधान है। और लिखित संविधान को क्या बोलते हैं? निर्मित संविधान भी कहते हैं। और जो भारत का जो संविधान है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो दूसरा विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? इंडिया, भारत का संविधान है। ठीक है, और सबसे पुराना संविधान किसका है? अगर पुराना पूछ ले तो लिख लो साइड में, पुराना संविधान। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आगे क्या है कि मूल संविधान, जैसा कि आपको मैं पहले भी लिखा चुका हूं, जो मूल संविधान है मैं उसमें क्या था? एक प्रस्तावना एक था। अनुच्छेद कितना था? 395। भाग कितना था? आपके था 22 भाग। और अनुसूची कितना थी? तो 8 थी। कितना थी? 8। ठीक है, पर अभी ये था मूल संविधान में। ठीक है, और वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में आपको पता है कि प्रस्तावना कितना है? 1। अनुच्छेद कितना है? तो 470। भाग कितना है? 25। अनुसूची कितना है? 12। समझ में आ गया? तो यह है वर्तमान में। ये क्या है? मूल संविधान में प्रस्तावना 1, अनुच्छेद 395, भाग 22, अनुसूची 8। वर्तमान में प्रस्तावना की संख्या 1, अनुच्छेद की संख्या 470, भाग 25, अनुसूची 12। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं कि जो भारत का संविधान बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा होने का क्या कारण था? तो कारण भारत का संविधान बड़ा होने का कारण समझते हैं। आपने विशेषता पढ़ लिया, विशेषता यहाँ पे क्लियर हो गया कि भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मूल संविधान में प्रस्तावना 1, अनुच्छेद 395, भाग 22, अनुसूची 8। वर्तमान में प्रस्तावना 1, अनुच्छेद 470, भाग 25 और अनुसूची 12। अब हम आगे जो बात करेंगे कि जो भारत का संविधान बड़ा है, तो बड़ा होने का क्या कारण था, हम इसी कारण को समझते हैं। अच्छा से समझ लेना, लिख लेना, कोई डाउट नहीं होगा, भविष्य में आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो भारत के संविधान का बड़ा होने का कारण क्या था? तो हम इन सभी कारण को एक एक पहलू को समझेंगे, समझना अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक कारण में क्या है उसको समझना कि एक है ऐतिहासिक कारण। तो ऐतिहासिक कारण में 1935 के अधिनियम का प्रभाव, यानी भारत के संविधान में जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव करता है, इफेक्ट करता है, वह 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935
1935 के अधिनियम का प्रभाव है। क्या है? 1935 के अधिनियम का प्रभाव है। दूसरा क्या कि संविधान का लगभग 70% जो भाग है, संविधान का लगभग 70% जो भाग है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। समझ में आ गया? जो संविधान में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल जो अदा कर रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 के अधिनियम। दूसरा क्या कारण है? तो दूसरा जो कारण है वो है आपका भौगोलिक कारण। ठीक है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, भूगोलिक कारण। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि संविधान, भारत का संविधान बड़ा होने का कारण क्या है, तो ऐतिहासिक कारण है, भौगोलिक कारण है। जैसा कि भारत का क्षेत्रीय विस्तार, भारत का अगर क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार। ठीक है, भारत का क्षेत्रीय विस्तार। उसके बाद क्या है दोस्तों कि भारत की विविधतापूर्ण जनसंख्या, भारत की विविधतापूर्ण जनसंख्या। ठीक है, सभी देखो जनसंख्या का मतलब क्या है, भारत में अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, तो सभी वर्गों के हितों को समावेश के कारण भी संविधान बड़ा हुआ। ठीक है, तो लिख लेना कि सभी वर्गों के हितों का समावेश किसके अंदर समावेश है, तो भारत के संविधान में इसका समावेश मिलेगा। ठीक है, समावेश। ठीक है, उसके बाद है केंद्र एवं राज्य हेतु एकल संविधान। भारत के अंदर राज्य के लिए और केंद्र के अलग कानून नहीं है, एक ही है, केंद्र एवं राज्य हेतु एकल संविधान। केंद्र का मतलब क्या है, जैसे भारत सरकार यानी केंद्र में, जैसे भी भारत सरकार है, हर राज्य का एक अलग अलग राज्य सरकार होता है, तो केंद्र एवं राज्य तो एकल का मतलब क्या होता है, एक ही संविधान है, कोई अलग अलग संविधान नहीं है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, तो देखिए एक और समझना अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बात को समझना अच्छी तरह से। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी भारत के नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक है उनको मत का अधिकार प्राप्त हो गया। मत का अधिकार, अब मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार माना गया है राजनीतिक के क्षेत्र में। मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार माना गया है राजनीतिक के क्षेत्र में, कि भारत का कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष और उससे ज्यादा हो गया तो उसे मत का अधिकार माना गया। ठीक है, और भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान जो है बाबू वो है अर्ध संघीय संविधान है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान क्या है, तो अर्ध संघीय है। भारत का संविधान अगर पूछ ले कि कैसा है तो अर्ध संघीय है। ठीक है, अब यहां पे मैं दोस्तों आपातकालीन प्रावधान पढ़ाऊंगा कि भारत में आपातकाल कैसे कैसे। देखिए आपातकाल के लिए आपको अलग से जो टॉपिक क्लास आएगा उसमें पढ़ाऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे कुछ जो टॉपिक है मैं आपको बताते हुए चलूंगा, फिर तो वहां से हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ही, डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत में जो आपातकालीन प्रावधान है उसके बारे में हम जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, तो भारत में जो आपातकालीन प्रावधान है वह 3 तरीकों से लगाया जा सकता है। ठीक है, 3 तरीकों से। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। दूसरा है दोस्तों वो है आपका संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राष्ट्रपति, इसको समझिए कि राष्ट्रपति शासन। और जो तीसरा है आपका वो है वित्तीय आपात, वित्तीय
आपात। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आपात की जो व्यवस्था है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें है, तो वो है आपके 352 में। किसमें है, 352 में। इसमें क्या राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितने बार लगाया गया, तो अभी तक 3 बार लगाया गया। अभी तक कितना बार लगाया गया है, 3 बार। अभी तक कितना बार लगाया है, 3 बार। कब कब लगाया गया है, तो सबसे पहले 1962 में, फिर कब लगाया गया 1962 के बाद कब लगाया गया 1971 में, फिर 1971 के बाद कब लगाया गया, तो 1975 में। देखिए 1962 में क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तो इस समय हुआ था दोस्तों भारत और चीन का युद्ध। भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जिसके वजह से पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। दूसरी बार जो लगा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके वजह से दूसरी बार लगा था। और तीसरी बार लगने का कारण क्या था, तो तीसरी बार लगा आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक यानी देश के अंदर ही आंतरिक अशांति के कारण लगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाता है। अभी तक 3 बार लगा है, पहली बार 1962, दूसरी बार 1971 और तीसरी बार 1975। जो पहली बार लगा था भारत चीन युद्ध के समय लगा, दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगा, तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण लगा। ठीक है, अब हम समझेंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जैसा कि आपको पता है कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग, प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं। समझ में आ गया। राष्ट्रपति शासन को ही संवैधानिक तंत्र की विफलता है, यानी जो हमारा संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाता है उस परिस्थिति में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे किसी कारणवश अगर बिहार की सरकार, जो चुना हुआ सरकार है, विफलता हुआ या इनका शासन जनता के विरुद्ध जा रहा है या संविधान के विरुद्ध जा रहा है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, ठीक है, कैबिनेट मंत्री की अनुशंसा पर क्या होगा, बिहार राज्य के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जिसका अनुच्छेद किसके तहत लगाया जाएगा, तो है अनुच्छेद 356 के तहत। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और पहली बार देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार कहां लगाया था, तो पहली बार पंजाब में लगाया गया था। कहां लगाया था, पंजाब में। और कब लगाया गया था, तो 1951 में, 20 जून 1951 को पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वो कहां लगाया गया था, पंजाब में। कब लगाया गया था, 1951, 20 जून 1951 को लगाया गया। बीत आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है। समझ में आ गया, आई होप सो। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपातकालीन प्रावधान बता दिए। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान के अंदर राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल है और वित्तीय आपातकाल है। तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा मैंने छोड़ दिया। अब वित्तीय आपातकाल की जो चर्चा किया गया है दोस्तों, वो 360 है। कौन सा है, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा, 360 के द्वारा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ विदेशी स्रोत के बारे में चर्चा करके आज का जो क्लास हम लोग समाप्त करेंगे कि विदेशी स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। समझो, तो विदेशी स्रोत के अंदर जो पढ़ेंगे संविधान, यानी जो संविधान जो हमारा निर्माण हुआ, संविधान निर्माण में जो विदेशी स्रोत क्या क्या है उसके बारे में, कि कौन सी शब्द को कहां से लिए गए, तो संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत के चर्चा करने के बाद इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। देखो बच्चे, जो भी यहां तक पहुंचे होंगे नोट्स बना लेना और अच्छी तरह से समझना। आप लोग अगर तैयारी अच्छी तरीकों से करोगे, अच्छे ढंग से करोगे, तो जो आपकी सिलेक्शन की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी रेट बढ़ जाता है, वरना डाउन ही रहेगा। कंपटीशन लेवल बहुत ही बढ़ चुका है। अगर आप सोचो कि शॉर्टकट माध्यम से सिर्फ हम सेट प्रैक्टिस किसको मदद करता है, जो इसकी तैयारी अच्छी तरीके से हो रहती है, वो सेट प्रैक्टिस के माध्यम से सफलता को हासिल कर लेता है, लेकिन ओनली सेट प्रैक्टिस आपको सफलता नहीं दे सकता है। ठीक है, तो चलो आते हैं संवैधानिक स्रोत के बारे में। तो जो संवैधानिक स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में, तो पहला क्या है, दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष, तो अगर पूछा जाए कि संविधान के दार्शनिक पक्ष किस देश से लिया गया है, ठीक है, तो वो लिया गया है आपके अमेरिका। कहां से, अमेरिका और
अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका और आयरलैंड से। दार्शनिक पक्ष। आगे बात करते हैं राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष, तो राजनीतिक पक्ष कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से यहां पे लिखा देना सही रहेगा। देखिए, किसी भी तत्व को अगर बार बार पढ़ेंगे ना तो और आपको जो मतलब याद बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का जो संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा, लिख लेना साइड में कहीं भी कि भारत, ये विदेशी स्रोत नहीं, फिर भी भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। अगर यह क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। याद कर लेना, और जैसे मैं बोलता हूं आपको ऐसे ही याद हो जाएगा अगर मेरा क्लास को अच्छी तरह से सुन लोगे तो, ठीक है। आगे है कि संसदीय प्रणाली। देखिए, पहले मैं देश का नाम लिखा देता हूं यहां पे। पहले देश, जैसे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, देखिए संसदीय प्रणाली में आपको बता दिया कि राज्यसभा, लोकसभा और जो हमारा संसद है, संसदीय प्रणाली। विधि यानी कानून, ठीक है। विधि का शासन यानी कानून का शासन, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, विधि यानी कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। और एकल नागरिकता, ठीक है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष जो सभी के सभी इक्वल है, समान है, और एकल नागरिकता। भारत का कैसा नागरिकता है? तो एकल, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार के साथ साथ प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना, ठीक है। वित्तीय आपात, इकोनॉमिक इमरजेंसी, आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। संविधान की सर्वोच्चता, भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की, संसद की नहीं। संसद की सर्वोच्चता कहां है? ब्रिटेन में। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तब महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा, महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को भी उसे पद से निष्कासित किया जा सकता है। तो समझो यहाँ पे यूएसए से क्या है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं हम लोग फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस, तो फ्रांस से क्या है? समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का आदर्श, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अब बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अच्छा से लिख देता हूं, नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति
निदेशक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। डीपी को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, अब आगे है जो देश है वो है यूएसएसआर। यूएसएसआर, यहां से क्या लिया गया है? तो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और जो प्रस्तावना में जो आपको मिलेगा वो है आपका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक की जो बात मिलेगा, राजनीतिक, वो कहां से मिलेगा आपको? तो यह यूएसएसआर से। कहां से? यूएसएसआर से। तो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक किसके अंदर है? तो प्रस्तावना के अंदर है। ये कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है जापान। जापान से क्या लिया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया है? तो जापान से लिया गया। ठीक है, और आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो बात है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, इसकी व्यवस्था कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, समवर्ती सूची, देखिए तीन तरह का सूची होता है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, और जो तीसरा होता है समवर्ती सूची। इसकी क्लास जब आएगा तो अच्छी से ले लूंगा, क्लास समझा दूंगा। ठीक है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। देखिए सूची गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक यानी राज्यसभा लोकसभा का एक साथ जो बैठक की जो प्रावधान है वह कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यह क्लास यहां पे मैं अब समाप्त करता हूं और फिर अगले क्लास में इससे आगे लेकर आऊंगा, पीछे नहीं और कहीं और से नहीं, एक के बाद एक क्लास लिया जाएगा। तो जो भी यहां तक जुड़े होंगे उनको थैंक यू सो मच, और यहां तक जो बने हैं वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिएगा और आगे भी भेज दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।